नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आपके विषय के अनुसार जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं और अपने इस वीडियो में बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर का ये अगला पेपर है। पहला पेपर मुझे लगता है एनवायरनमेंट लॉज का था आपका। दूसरा पेपर आपका है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो दूसरा हिस्सा है। और इस दूसरे हिस्से में जो आपका सिलेबस है एक बार उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो मुख्यतः आप अगर देखिए इसको तो 4 यूनिट में पहली यूनिट आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़नी होती है। दूसरी यूनिट है जो यूनाइटेड नेशन चार्टर मीन्स UN चार्टर के बारे में है। और तीसरी यूनिट डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के है और चौथी यूनिट है लॉ ऑफ वॉर से संबंधित है। पहली यूनिट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव पड़ी, कहे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है उसको लेकर के चीज़ें आपसे पूछी जाती है। काइंड्स, अप्रोचेज, लीगल पर्सनालिटी क्या होती है उसकी, आपने जूरिस्प्रूडेंस में लीगल पर्सनालिटी पढ़ रखा है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ रखा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लीगल पर्सनालिटी क्या है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रीटीज ये भी है। दूसरी चीज़ है रेलिवेंसी ऑफ परपेचुअल पीस मॉडल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड UN चार्टर। कोवेनेंट से आप ऐसा समझिए कि कोवेनेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, कोवेनेंट का मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोचा गया कि अब दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो तो उसके लिए सबको एकजुट होकर के रहना है, सबको एक संगठित होकर रहना है। खैर वो हो नहीं पाया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ, राष्ट्र संघ कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खैर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए व्यवस्था सोची जा रही थी वो हो ही नहीं पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन का जो खाका था तैयार था एकदम बन के। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होने के बाद उसमें एक UN चार्टर की व्यवस्था की गई। UN चार्टर के यूनाइटेड नेशन के आने के बाद जो कहें कि तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है, आज तारीख तक तो नहीं हुआ है, तो ये कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सफल हुआ। सवाल भी आता है लीग ऑफ नेशन की विफलता का कारण बताइए, यूनाइटेड नेशन की सफलता का कारण बताइए, क्या यूनाइटेड नेशन अपने लक्ष्य में सफल हुआ है कि नहीं, लीग ऑफ नेशन क्यों विफल हुआ था। इस प्रकार से एक निबंधात्मक सवाल भी आपको मिलता है। तो उसके थोड़ा सा उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस स्थिति परिस्थिति में हुई थी और किस स्थिति परिस्थिति में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, कि उस पर सिग्नेटरी कितने थे, लीग ऑफ नेशन पे सिग्नेटरी कितने थे, हस्ताक्षर करने वाले देश। दूसरी यूनिट में है UN चार्टर का एस्टेब्लिशमेंट, UN चार्टर का प्रियम्बल। जैसे आपके भारत के संविधान का प्रियम्बल आपके लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। और जब आप चौथे सेमेस्टर में रहते हैं तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसका पहला टॉपिक है वही प्रियम्बल और उसका सिग्निफिकेंस है। तो वैसे ही UN चार्टर के प्रियम्बल का भी सिग्निफिकेंस है, एक विशेष महत्व है। और विशेष महत्व इसलिए कि आप जब किसी भी कोड का, किसी भी कानून का जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो आप उस कानून के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधानों से एक संक्षिप्त परिचय, उसकी जो एक संक्षिप्त रूपरेखाएं पा जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं, आप ये डिराइव कर सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें दी होंगी, उसकी जो चरित्र है, उसकी प्रकृति है, वो नेचर है, क्या है, कैसा है। UN चार्टर के प्रियम्बल के बाद पर्पस है, प्रिंसिपल्स हैं UN चार्टर के, कैसे यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत मेंबरशिप होगी, सदस्यता होगी, एडमिशन, सस्पेंशन कैसे होगा, कब एक्सपल्सन होगा, मतलब कब निलंबन होगा, कब निष्कासन होगा। विश्वविद्यालय में जिनका प्रॉक्टर ऑफिस से वास्ता है वो अच्छे से जानते होंगे कि सस्पेंशन और एक्सपल्सन का अंतर क्या होता है। और UN चार्टर से विथड्रॉल भी है। उसके बाद जनरल असेंबली के फंक्शंस पावर, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस पावर, इन दोनों में से एक ना एक आता ही है, बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। उसके बाद UN चार्टर में अमेंडमेंट्स को लेकर के चीजें हैं। आर्टिकल 108, 109 UN चार्टर बिल्कुल स्पेसिफिक, आप पढ़ करके 108, 109 जाइएगा। UN चार्टर का अमेंडमेंट अगर है तो कर ले जाएंगे। तीसरी यूनिट डिस्प्यूट सेटलमेंट की है। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट का कई अलग अलग प्रकार है। यहाँ पर है पहला नेगोशिएशन, दूसरा आर्बिट्रेशन, तीसरा कॉन्सिलिएशन, चौथा मीडिएशन। ये नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन अगर आपने ADR अभी तक पढ़ रखा है, मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर, वैकल्पिक विवाद निपटारा जो व्यवस्था है हमारे देश में, तो उसमें भी आप ये सब चीज़ें पाएंगे। नेगोशिएट करना, आर्बिट्रेशन करना, दो लोगों के मध्य कॉन्सिलिएशन करना, मीडिएशन करना। किसी भी
युद्ध की स्थिति में, जैसे वर्तमान में स्थिति जो भारत पाकिस्तान की, खैर भारत तो इतना सक्षम है कि उसे किसी की मीडिएशन या आर्बिट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार विश्व में दो ऐसे देशों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। रसिया यूक्रेन से समझ सकते हैं, एक बार पिछली बार सवाल भी पूछा गया है, रसिया यूक्रेन के परिदृश्य में एक सवाल भी पूछा गया है। इसराइल का आप देख सकते हैं, फलस्तीन इसराइल का। तो दो ऐसे देश जब युद्ध करते हैं, अमूमन मुझे लगता है, सामान्यतया लगता है कि उसमें से एक देश की स्थिति दुर्बल है, दूसरे की बहुत सबल है, तो वहां पर बड़ी आवश्यकता पड़ती है मीडिएशन वगैरह की। और अगर दो देश बराबरी के होते हैं तो अपना लड़ भिड़ करके अपना चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक सवाल मिलता है जो पैसिफिक सेटलमेंट है वहाँ से, चैप्टर 6 ऑफ यूएन चार्टर, जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय इंटरनेशनल कोर्ट। अच्छा, एक तो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया, दूसरा हो गया जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के द्वारा। डिस्प्यूट, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्यूट एंड सिचुएशन, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का मध्य अंतर क्या है, यहाँ से भी आपको एक सवाल मिलता है। इस पूरी लाइन से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इस पूरी लाइन से आपको एक ना एक सवाल मिल ही जाता है। यूएन चार्टर के चैप्टर 7 के अंतर्गत कौन से सैंक्शंस है, यूएन चार्टर के अंतर्गत कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मामला है, वो भी आपके सिलेबस में है। चौथी यूनिट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे आपको दो से तीन सवाल कभी कभी मिले हैं। लॉ ऑफ वॉर का जो कहें कि युद्ध का नियम, हम सभी ने बचपन से अपने महाभारत देखी सुनी है, उसमें आपने कुछ नियम देखे होंगे कि एक समय पर वो शंख बजा करके युद्ध का आह्वान करना और एक सायकाल मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। तो ये युद्ध के नियम ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पहली बार ये इंटरनेशनल लॉ में ही मिले हैं। हमारे यहाँ युद्ध जो है वेद पुराण में भी जब कभी युद्ध वगैरह की बात आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो वैसे ही जो लॉ ऑफ वॉर है कि गरीब मतलब सॉरी किसी विकलांग के ऊपर हथियार नहीं उठाना है, महिला के ऊपर हथियार नहीं उठाना है, बच्चे के ऊपर हथियार नहीं उठाना है। लेकिन अभी हाल में आपने पहलगाम देखा और अब जो हम कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, तो उसका मतलब थोड़ा बहुत वायलेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम तो पूरा प्रयास ये करते हैं कि किसी बच्चे के ऊपर हमला ना हो, किसी महिला के ऊपर हमला ना हो, सिविलियन ना मारे जाए। तो अब लॉ ऑफ वॉर में जो अभी हाल का ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन की स्थिति है, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ वॉर का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ वॉर के, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो क्या है, उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन 1949 का, उसके बाद जेनोसाइड कन्वेंशन पे न्यूरम्बर्ग और टोक्यो ट्रायल है, दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उसको लेकर के सवालों की अगर हम बात करें, सवाल किस प्रकार से आपसे पूछे जाते रहे, तो देखिए एक सवाल आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल कहें कि उसका उद्भव, उसके इवोल्यूशन को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, उसके काइंड्स को लेकर के। अब जैसे G7 देश हैं, सार्क देश हैं और बिम्स्टेक हैं, ब्रिक्स देश हैं, G20 हैं, तो जो एक समूह है, ये समूह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी लीगल पर्सनालिटी कैसे है, और ट्रीटीज में एंटर करने के लिए क्या इसका सदस्य होना जरूरी है, इनकी विधिक व्यक्तित्व क्या है, इस प्रकार से आपसे सवाल एक पूछा जाता है। तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट वाली जो पहली लाइन है उसको आप ध्यान से देख करके पढ़ करके समझ के आइएगा। दूसरा सवाल जो आपके लिए है, तो आप लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन की तुलना करिएगा। आप देखिएगा कि लीग ऑफ नेशन के उत्पत्ति के या स्थापना के पीछे के कारण क्या थे, उसकी पृष्ठभूमि में कारण क्या थे। आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के पीछे के कारण क्या थे, दोनों के जो लक्ष्य थे, दोनों अपने लक्ष्य में कितने सफल हुए। खैर तो पता ही है कि लीग ऑफ नेशन विफल हुआ, तभी ये यूनाइटेड नेशन आया। लेकिन एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है समीक्षा करने के लिए, अवलोकन मूल्यांकन करने के लिए, थ्रो लाइट करके सवाल आता है कि क्या लीग ऑफ नेशन इस वजह से विफल हुआ क्योंकि फला फला फला, कोई आपको एक कारण दे दिया जाएगा। यदि हाँ तो आप डिस्कस करिए। तो लीग ऑफ नेशन का फेल्योर, यूनाइटेड नेशन की स्थापना, जो पूरा का पूरा वो घटनाक्रम रहा है, उसको आपको एकदम पढ़ करके कंठस्थ करके जाना है कोवेनेंट वाली बात को। दूसरी यूनिट से देखें तो जो यूनाइटेड चार्टर का एस्टेब्लिशमेंट और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, प्रीएम्बल है, उसके प्रीएम्बल को थोड़ा सा रीडिंग करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। और ये देखिएगा कि इसमें जो ये चौथी लाइन है, यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है, मेंबरशिप, एडमिशन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन की। एक तो उस चार्टर में जब आप पढ़ रहे हो, उसी चार्टर में देखिएगा कि कौन से आर्टिकल में मेंबरशिप, एडमिशन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन है। इसको एक सवाल के तौर पर समझिए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का आपको प्रीएम्बल पढ़ना है और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत आपको देखना है कि किस सेक्शन के, किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंबरशिप है, किस आर्टिकल के अंतर्गत एडमिशन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन है, या अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, आपने एक बार मेंबरशिप ली है, आप एक बार सिग्नेटरी रहे हैं, अपने को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करना होगा।
दूसरी चीज़ आपके लिए जो बड़ी जरूरी है वो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उनके पास शक्तियाँ क्या हैं। और देखिएगा उसमें से कौन सा ऐसा अंग है जो भारतीय संसद के सदन की तरह काम करता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या सेक्रेटरीट। इन तीनों में आप इस चीज़ का अध्ययन करिएगा और पाइएगा, देखिएगा, ढूंढिएगा कि कौन सा ऐसा है जो भारत की संसद की तरह काम करता है, भारत की संसद की तरह। तो एक सवाल आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़े, तीसरी यूनिट डिस्प्यूट सेटलमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप पहले तो कभी कभी बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जाता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के जितने भी तरीके हैं बताओ, उसमें आपको पैसिफिक सेटलमेंट भी लिखना होता है, जुडिशियल सेटलमेंट भी लिखना होता है। लेकिन जो एक ट्रेंड रहा है कि पैसिफिक सेटलमेंट आपसे विशेष पूछा गया है। कभी कभी पैसिफिक सेटलमेंट के अंतर्गत आपसे नेगोशिएशन, मीडिएशन, दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभी आपसे पैसिफिक सेटलमेंट आपसे पूरा पूछा गया है। तो आप प्रयास करिएगा कि जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है उसको कायदे से देखिएगा, समझिएगा, और जो जितने प्रकार हैं नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, बहुत धागे भर का अंतर है, सब में बहुत जरा सा अंतर है, उसको समझ के जाइएगा। उसके बाद जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, दोनों में देखिए कि पहली चीज़ तो अंतर क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इसको भी सुन रहे होंगे, आपने जब सिलेबस उठा के देखा होगा, उसके पहले तक आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग से आप परिचित रहे होंगे। लेकिन डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दोनों का अंतर लाइन खींच के दोनों तरफ अंतर करके तैयार करके उसको जाइएगा, देखिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कॉम्पोजिशन कैसा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कॉम्पोजिशन कैसा है, जुरिस्डिक्शन को लेकर के क्या चीज़ें हैं, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्थापना के, दोनों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूल सिद्धांत जो है वो क्या है, किसके किसके, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, दोनों में बाकायदा अंतर करके जाइएगा। जैसे आप सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में पढ़ करके जा रहे हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन के बीच का अंतर। उसके बाद आगे बढ़े इसको छोड़ते हुए, तो लॉ ऑफ वार का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लॉ ऑफ वार का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, लॉ ऑफ वॉर को डेवलप करने में जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है उसको डेवलप करने में जिनेवा कन्वेंशन 1949 का कितना योगदान रहा है। मतलब कि जो युद्ध विधि है, युद्ध विधि के सिद्धांतों का, युद्ध विधि के नियमों का, युद्ध विधि के जो बेसिक नियम हैं और ह्यूमैनिटी की ओर जो युद्ध के नियम झुकते हैं उसके पीछे जिनेवा कन्वेंशन 1949 का कितना योगदान रहा है, या जिनेवा कन्वेंशन जैसा क्या कोई और भी ऐसा कन्वेंशन हुआ, कोई अभिसमय हुआ, ट्रीटी हुई जिसके द्वारा कहा गया कि जो वॉर का लॉ है, जो विधि, जो युद्ध के दौरान की जो विधि है उसके नियमन का, उसके संचालन का जो खाका तैयार हुआ, इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन के अलावा तो वो भी देख के आइएगा। तो मतलब एक बड़ा सवाल आपके लिए यहाँ पर लॉ ऑफ वॉर के डेवलपमेंट में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ वॉर के डेवलपमेंट में ह्यूमैनिटी की ओर जो झुकाव हुआ है उसके लिए जिनेवा कन्वेंशन 1949 कहाँ तक अपनी भूमिका रखता है, करता है। उसके बाद जो जीनोसाइड, पहली चीज तो जीनोसाइड क्या है, नरसंहार क्या है, कभी माना जाता है कि नरसंहार है, क्यों हम लोग किसी घटना पे नरसंहार लिखते हैं, क्यों हम किसी घटना पे लिखते हैं कि हमला। तो पहले तो इसका अंतर आप समझ लीजिएगा कि जीनोसाइड किस स्थिति में कहा जाएगा, कहे कि मतलब एक जो बड़ा सा मोटा सा अंतर समझ में ये आता है कि नरसंहार का मतलब बड़े पैमाने पर लोगों की जनमानस की हानि हो, जनमानस की मृत्यु कारित की जाए, हत्या की जाए, सॉरी मृत्यु नहीं, हत्या की जाए। तो जिनोसाइड कन्वेंशंस को लेकर के न्यूरम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल, अगर न्यूरम्बर्ग टोक्यो ट्रायल में आपको ये देखना है कि जो पहली चीज़ तो आपको वो देखना है कि जिनोसाइड का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि जिनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत न्यूरम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल की भूमिका क्या रही है, दोनों में क्या क्या ऐसी चीज़ें कही गई हैं, होता क्या है। न्यूरम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल बहुत चर्चा होती है, आप यहाँ से लेकर के आगे भी जब पढ़ते हैं, कभी इंटरनेशनल लॉ में पीजी करते हैं या ह्यूमन राइट्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहाँ भी आपको न्यूरम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल मिलता है। तो किसी तरीके से इस सेमेस्टर में लिख करके छुट्टी मिल जाए, समझ पढ़िएगा, इसको ऐसा पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि आगे वो चीज़ आपके काम आ जाए। तो जिनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोगों ने बात कर ली। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी आपसे AB करके या टिप्पणी करने के लिए छोटी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जैसे उसमें उसकी लीगल पर्सनालिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो आपसे AB करके लीगल पर्सनालिटी क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, या यूएन चार्टर के अंतर्गत जो कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली बात है क्या है, सैंक्शंस क्या है, तो वो सब भी हैं। खैर प्रयास ये करिएगा कि यूएन चार्टर के कुछ आर्टिकल्स जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, तो
तो उसके आर्टिकल ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर आप थोड़ा सा अंदर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन आप शुरुआत में अगर आप वो आर्टिकल लिख देते हैं कि आर्टिकल फला के अंतर्गत पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट दिया हुआ है, ये आर्टिकल फला के अंतर्गत सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप दिया हुआ है, या एक्सपल्सन ऑफ मेंबरशिप सेक्शन फला में दिया हुआ है, तो उतना जब एग्जामिनर देखता है उसको समझ में आ जाता है कि आप यूं चैप्टर पढ़ करके आए हो, तो आपको अच्छे अंक दे दिए जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और बार बार ये कहा जा रहा था कि सिलेबस बहुत लेंदी है। अब मुझे तो पेपर नहीं देना है, मुझे लेंदी नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल लगना चाहिए और है भी लेंदी। खैर, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो अगला पेपर होगा LLB इंटीग्रेटेड 3rd ईयर 6th सेमेस्टर का तीसरा पेपर जो भी होगा, उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाऊंगा। तीसरा पेपर आपका LB 603 लेबर लॉज 2 का है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एंड द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसके पेपर को वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए आप सभी, अपना शिकायत अपने सुझाव देते रहिए लगातार और अन्य लोगों को भी जोड़ते रहिए। धन्यवाद।